हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ग्रेट एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था देखेंगे। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हम उसकी परिभाषा देखते हैं। तो पहले हम संविधान की परिभाषा देखेंगे। भारतीय संविधान, तो संविधान क्या है पहले लिखेंगे। संविधान क्या है? संविधान क्या है? तो संविधान क्या है? तो संविधान एक लिखित दस्तावेज है। संविधान एक लिखित दस्तावेज है। परिभाषा को हम पॉइंटों के रूप में याद करेंगे। लिखित दस्तावेज है। संविधान एक लिखित दस्तावेज है। संविधान एक सर्वोच्च विधि है। संविधान एक सर्वोच्च विधि है। सर्वोच्च विधि है। संविधान लिखित दस्तावेज है। संविधान एक सर्वोच्च विधि है और संविधान एक राष्ट्र का पथ प्रदर्शक है। संविधान राष्ट्र का पथ प्रदर्शक है। संविधान राष्ट्र का पथ प्रदर्शक है और संविधान जनता के मौलिक अधिकारों संविधान जनता के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को बताता है। संविधान जनता के मौलिक अधिकारों और एवं उसके कर्तव्यों को बताता है और ये एक लिखित और विधिक दस्तावेज है। लिखित विधिपूर्ण दस्तावेज है। संविधान एक विधिक दस्तावेज है। विधि मतलब विधिक दस्तावेज है। मतलब ये एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें कैसे किसको रहना है, मौलिक अधिकारों को बताया जाता है, जैसे कर्तव्यों को बताया जाता है जनता की। तो ये एक विधिक दस्तावेज है जिसमें विधि लिखी हुई है और यह एक सरकार के अंग, कार्य, कर्तव्य, शासन प्रणाली, प्रतिबंधों का वर्णन करता है। ये संविधान सरकार के अंग, कार्य, कर्तव्य, सरकार के अंग, कार्य, कर्तव्य, शासन प्रणाली, सरकार के अंग, कार्य, कर्तव्य, शासन प्रणाली पर प्रतिबंध करता है। प्रतिबंध लगाता है। सरकार के अंग, कार्य, कर्तव्यों और शासन प्रणाली पर प्रतिबंध करता है। प्रतिबंधों का वर्णन करता है। शासन प्रणाली पर प्रतिबंधों का वर्णन करता है। मतलब सरकार मनमानी तरीके से कोई कार्य नहीं कर सकती है।
संविधान लिखित दस्तावेज है। संविधान एक सर्वोच्च विधि है। यह राष्ट्र का एक पथ प्रदर्शक है। इस संविधान में जनता के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन है या उसे बताता है कि कैसे करना चाहिए। ये एक विधिक दस्तावेज है। सरकार के अंग, कार्य, कर्तव्य और शासन प्रणाली पर प्रतिबंधों का वर्णन करता है। ठीक है, तो ये हमारी एक संविधान की परिभाषा लिखी जो पॉइंट के रूप में हम याद कर लेंगे। ठीक है, अब इसके आगे हम चलते हैं। अब संविधान, इसके बाद हम राज्य व्यवस्था देखेंगे। राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था प्रत्येक देश के सरकारों के निर्माण एवं प्रत्येक देश के सरकारों के निर्माण एवं संचालन, निर्माण एवं संचालन, निर्माण एवं संचालन की व्यवस्था को प्रत्येक राज्य व्यवस्था प्रत्येक देश के सरकारों के निर्माण, मतलब प्रत्येक देश की सरकारों के निर्माण एवं संचालन की व्यवस्था को राज्य व्यवस्था कहते हैं। राज्य व्यवस्था प्रत्येक देश की सरकारों, जो प्रत्येक देश की सरकारें हैं, उनके निर्माण एवं संचालन की व्यवस्था को राज्य व्यवस्था कहते हैं। ये किसके ऊपर कार्य करती है? संविधान के ऊपर कार्य करती है। तो ये है संविधान के ऊपर कार्य करती है। राज्य व्यवस्था प्रत्येक देश की सरकारों के निर्माण एवं संचालन की व्यवस्था को राज्य व्यवस्था कहते हैं। यह संविधान के ऊपर कार्य करती है। मतलब जो संविधान में लिखित रूल है वो एक लिखित दस्तावेज है, तो उसके जो रूलों के द्वारा जो उसमें विधि लिखी है उसके हिसाब से जो कार्य होता है वो राज्य व्यवस्था कहलाता है। तो किसी देश में जो कार्य होता है उसी को हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। अगला हमारा है संविधानवाद, जो अधिक पूछा जाता है। संविधानवाद। तो संविधानवाद क्या है? संविधानवाद वह शासन जो संविधान के बताए रास्ते और उसके आदर्शों पर चले। वह शासन जो संविधान के बताए रास्ते और उसके आदर्शों पर चले। संविधानवाद वह शासन जो संविधान के बताए रास्ते और उसके आदर्शों पर चले, संविधानवाद कहते हैं। और जो जनता की भलाई हित में एक और पॉइंट है, जो जनता की भलाई हित और अच्छा शासन है। जो जनता की भलाई करे और हित हो, जहाँ अच्छा शासन है, संविधानवाद कहते हैं। जो जनता की भलाई हित और जो जनता के लिए एक अच्छा शासक बने या अच्छा शासन करे,
शासन हो उसे संविधानवाद कहते हैं। जहाँ सरकार पर प्रतिबंध हो, जहाँ सरकार पर प्रतिबंध हो मतलब वो मनमानी तरीके से कार्य न कर पाए। ये नहीं आ रहा। जहाँ सरकार पर प्रतिबंध हो मतलब काम वो मनमानी तरीके से न कर सके तो उसे संविधानवाद कहते हैं। इसमें 3 पॉइंट है हमारे। वह शासन जो संविधान के बताए रास्ते और उसके आदर्शों पर चले या उसका पालन करे, जो जनता की भलाई हित और जो अच्छा शासन हो उसे संविधानवाद कहते हैं। जहाँ सरकार पर प्रतिबंध हो, मनमानी तरीके से कोई कार्य न कर सके, वह जनता के हित में कार्य करे, उसके भलाई के लिए करे, अच्छा शासन करे, संविधानवाद कहते हैं। ठीक है। राज्य व्यवस्था प्रत्येक देश की सरकारों के निर्माण एवं संचालन की व्यवस्था को राज्य व्यवस्था कहते हैं। संविधान के ऊपर जो कार्य करती है वो राज्य व्यवस्था है। ठीक है। संविधानवाद वह शासन जो संविधान के बताए रास्ते और आदर्शों पर चले, जो जनता की भलाई हित जो अच्छा शासन हो, जहां सरकार पर प्रतिबंध हो। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मतलब संविधान का इतिहास देखते हैं। तो संविधान का इतिहास मतलब इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसको हम पहले 4 भागों में देख लेते हैं। पहला काल है हमारा संविधान का ऐतिहासिक, पहला काल है हमारा 1600 से 1765 तक। 1600 से 1765 तक जो हम आधुनिक इतिहास पढ़ने के समय में शायद पढ़े थे। ठीक है। फिर अगला हमारा है 1765 से 1773 तक। 1765 से 1773 तक। ठीक है। पहला 1600 से 1765, फिर अगला है हमारा 1765 से 1773, फिर अगला काल है हमारा 1773 से 1758 तक। 1773 से 1758 तक। और फिर है 1758 से 1947 तक। ठीक है। पहला काल हमारा 1600 से 1765 तक। ठीक है। अगला काल हमारा 1765 से 1773, फिर 1773 से 1758 और 1758 से 1947। ये दोनों पार्ट आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे। इतिहास की मतलब संविधान की शुरुआत हम यहाँ से देखेंगे और ये दोनों पार्ट हम इतिहास में इसका ये पढ़ चुके हैं। 1600 से ईस्ट इंडिया कंपनी कब भारत आई, कब उसका निर्माण हुआ, तो ये वाला तो पढ़ चुके हैं। अब ये पढ़ेंगे आगे। ठीक है। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे, लेकिन ये देख लेते हैं ये 1600 से 1765 के बीच में क्या हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में भारत में व्यापार करती है और छोटे मोटे युद्ध लड़ती है, छोटे छोटे युद्ध लड़ती है। ये वो काल है 1600 से 1765 का काल है जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी छोटे छोटे युद्ध लड़ती है और भारत में व्यापार करती है। और 1765 से 1773 का काल है
जो बंगाल में द्वैध शासन लगा, जो हम आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे। बंगाल में द्वैध शासन कब लगा, क्यों लगा? द्वैध शासन लगा जिसमें बंगाल का नवाब शासन करता है, ये जनता के बारे में देखेगा और राजस्व की जिम्मेदारी इसकी होगी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस प्रकार से इसमें बंगाल में द्वैध शासन लगता है। फिर 1773 से 1858 जब ब्रिटिश संसद 1773 से 58 का समय जब ब्रिटिश संसद ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए विधि निर्माण करेगी। विधि निर्माण मतलब कानून बनाएगी, विधि निर्माण करेगी। तो 1700 यहीं से हम पढ़ेंगे 1773 का काल कौन सा? 1773 से 58 तक का, जब ब्रिटिश संसद ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए विधि निर्माण करेगी कि वह भारत पर कैसे शासन करेगी, ठीक है। और 1758 से 1947 का काल है जब ब्रिटिश संसद ने शासन के लिए विधि निर्माण किया। जब ब्रिटिश संसद भारत पर शासन करने के लिए विधि निर्माण किया। ये दोनों पॉइंट लगभग में एक जैसे दिख रहे हैं बट एक है नहीं। इसमें ब्रिटिश संसद ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए विधि निर्माण करेगी, इसमें भारत पर शासन करने के लिए। जब ब्रिटिश संसद भारत पर शासन करने के लिए, क्योंकि 1758 के बाद ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी लगभग में कमजोर हो गई थी, क्योंकि इस पर अधिकार ब्रिटिश संसद का हो गया था, ब्रिटिश सरकार का हो गया था। तो यहाँ पर भारत पर शासन करने के लिए विधि निर्माण करेगी, ठीक है। और इसमें जब ब्रिटिश संसद ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए विधि निर्माण करेगी। और 1765 बंगाल में द्वैध शासन लगा, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करती है और उसे छोटे छोटे युद्ध लड़ती है। अब इसके बाद हम 1773 से चलेंगे, इधर का हम आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे। पहले इसे रफ कर देते हैं, बाद में चलते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग हमारी कौन सी रहेगी? 1773 से 1858, ठीक है। ये 1773 से 1858 मार्कर चेंज कर लेते हैं। से 1858 1773 से 1858 इस काल के बीच में क्या क्या हुआ, तो इसमें हम देखते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन का शासन काल, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ भारत का शासन काल, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ भारत का शासन काल। भारत, इसमें भारत तो हमारा गुलाम हो चुका था, तो इसमें ब्रिटेन का शासन काल, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन का शासन काल, ठीक है। 1773 से 1858 के बीच में क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश शासन का काल था, ठीक है। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटेन संसद या ब्रिटिश सरकार अपना शासन चला रही थी।
इस काल 1773 से 1858 के बीच में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन का शासन काल, यहीं से हमारा संवैधानिक विकास होता है, यहीं से संवैधानिक विकास होता है, यहीं से संवैधानिक विकास की शुरुआत होती है। ठीक है, ब्रिटिश संसद के विधि निर्माण करेगी। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए देख ही लिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश संसद ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मतलब विधि बनाएगी, विधि निर्माण करेगी, कैसे शासन करे वो, कैसे व्यापार करे। ठीक है, तो इसमें ये विधि निर्माण करेगी, किस लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे व्यापार करे, कैसे शासन करे, विधि निर्माण कौन करेगी, ब्रिटिश संसद। ब्रिटिश संसद। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर शासन के लिए पहले क्या लाती है, तो पहले मतलब कुछ में कुछ होगा तभी तो पता चलेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर शासन लागू करेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी पर तो किसी न किसी जरिए से करेगी। तो सबसे पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट। में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य क्या था, भारत व ब्रिटिश के कंपनी के कार्यों पर, भारत व ब्रिटिश के कंपनी, भारत व ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत व ईस्ट इंडिया कंपनी पर, भारत व ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर, भारत व ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण, भारत व ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण, और जो भ्रष्टाचार हो रहा था कंपनी में, भ्रष्टाचार की समाप्ति कंपनी में, हो रहे भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए लाया गया है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या आया, क्यों आया, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य भारत व ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण, भारत व ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके कार्यों पर नियंत्रण और कंपनी में हो रहे भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए। क्योंकि जब ब्रिटिश सरकार जहां ईस्ट इंडिया कंपनी डूबने लगी, क्योंकि इसमें इतना भ्रष्टाचार फैल गया था, जो इसमें आता था वो बन जाते थे, बट ईस्ट इंडिया कंपनी डूबने लगी। यह ब्रिटिश संसद से लोन की मांग कर दी। तो ब्रिटिश संसद जब देखी तो जो वहाँ के नौकर थे वो मतलब बनते चले गए और ईस्ट इंडिया कंपनी डूब गई। तो उसने एक समिति बनाई थी, जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में भेजा गया। तो उससे पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत ज़्यादा मात्रा पर भ्रष्टाचार चल रहा है। तब ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया।
क्योंकि कंपनी में भ्रष्टाचार बहुत फैल चुका था, इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया 1773 का। इसका उद्देश्य क्या था? भारत व ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण और कंपनी में हो रहे भ्रष्टाचार की समाप्ति। तो इसमें कौन कौन से कार्य हुए? इस एक्ट के तहत कौन कौन से कार्य हुए? तो पहली बार ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण, ठीक है। पहली बार इसमें कार्य क्या हुआ? पहली बार ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण हुआ और इसको मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए विधि निर्माण किए। ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण के लिए विधि निर्माण किया, ठीक। अगला कार्य क्या? बंगाल के गवर्नर को, जो बंगाल में हमारी प्रेसिडेंसियां थी, 3 प्रेसिडेंसी थी, तो जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर को जनरल गवर्नर बना दिया। और क्यों बना दिया जनरल गवर्नर? जनरल क्यों लगा? क्योंकि जो 3 अलग प्रेसिडेंसी थी उनका ये मेन बना दिया गया, हेड कर दिया गया। अब बंगाल के जो गवर्नर था, तो विधि वो बनाएंगे अपना, लेकिन उन तीनों पर इसका भी नियंत्रण रहेगा, बंगाल के गवर्नर का उन पर नियंत्रण रहेगा, ठीक है। तो बंगाल के गवर्नर को जनरल गवर्नर बना दिया, मतलब जो पावर थी विकेंद्रीकरण था। विकेंद्रीकरण मतलब ये 3 प्रेसिडेंसी थी, तो ये दोनों अपने अपने कानून बनाती थी सारी प्रेसिडेंसियां, तो यहाँ पर विकेंद्रीकरण था। लेकिन यहाँ पर जो है अब केंद्रीकरण कर दिया गया, तीनों प्रेसिडेंसी को एक कर, मतलब इसका जो एक को बना दिया गया, मेन इसमें का मेन एक बना दिया गया, तो बंगाल के गवर्नर को मेन बना दिया। तो अब जो शक्तियां थी इनका केंद्रीकरण कर दिया। पहले विकेंद्रीकरण थी, अपना अपना कानून बनाती थी, अपनी विधि निर्माण करती थी, अपना लागू करती थी। अब लेकिन ऐसा नहीं था, पास कराना पड़ता था जो जनरल गवर्नर था बंगाल का, ठीक है। अब इसको मिटा देते, फिर आगे चलते हैं। अब जब हम पढ़े थे, बंगाल के गवर्नर को जनरल गवर्नर बना दिया, मतलब जो मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी थी, प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया, बंगाल के अधीन कर दिया। मतलब वो जो शक्ति थी उसका केंद्रीकरण कर दिया, अधीन कर दिया, ठीक है। मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया, और इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया। इस एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया। सर्वोच्च न्यायालय इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया। इस एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कानून पास करने के लिए बनाया गया। ये
ईस्ट इंडिया कंपनी के कानूनों को पास कराने के लिए बनाया गया। जो कानून बनाएगी उसे ये सर्वोच्च न्यायालय पास करेगा, पास करने के लिए। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के कानूनों को पास करेगी। ठीक है, इसमें 4 न्यायाधीश होते थे। जो सर्वोच्च न्यायालय बना इसमें 4 न्यायाधीश होते थे, 4 न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय जिसमें 4 न्यायाधीश होते थे। प्रथम न्यायाधीश एलिजा एम्पे थी, एलिजा एम्पे, जिसमें प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनकर आई थी, तो एलिजा एम्पे थी प्रथम एलिजा एम्पे। ठीक है, ये याद रखना। 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कानूनों को पास करेगी। और इसमें 4 न्यायाधीश होते थे। प्रथम न्यायाधीश एलिजा एम्पे थी। ठीक है, और इसमें मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसियों को बंगाल के अधीन कर दिया गया और बंगाल के गवर्नर को जनरल गवर्नर बना दिया गया। किस लिए? क्योंकि मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसियों को उस बंगाल के अधीन कर दिया गया, इसलिए उसे जनरल गवर्नर की पोस्ट दे दी गई। अब उसका पद थोड़ा बड़ा हो गया तो कुछ न कुछ तो आगे लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ मेन कार्य हुए हैं इसमें। अब इसे मिटा देते हैं, फिर अगले में चलते हैं, जिसमें आएगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट, संशोधनात्मक एक्ट। अबे जो अगला एक्ट आता है एक्ट संशोधनात्मक एक्ट। किस ईयर में आता है? 1781 में। संशोधनात्मक एक्ट 1781 में कौन सा एक्ट आता है? संशोधनात्मक एक्ट, मतलब एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में कौन सा एक्ट आया? संशोधनात्मक एक्ट। इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। इसका उद्देश्य एक ही देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। इसमें जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट में रह गई कमियों को सुधारने के लिए ये एक्ट अचानक में बना था, रेगुलेटिंग एक्ट, क्योंकि कंपनी में भ्रष्टाचार बहुत बड़ी मात्रा में फैल गया था, तो इसलिए वो अचानक मिला है। तो कुछ कानून बने जो इतना सही नहीं बने, तो ये दोबारा लाया गया 1781 में। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट में कमियां रह गई थी, रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई, कमियों को सुधारने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट में कमियों को सुधारने के लिए, जो कमी रह गई थी उन्हें सुधारने के लिए ये संशोधनात्मक एक्ट लाया गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट।